दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल शिक्षक भर्ती 2023 के लिए हमने एक क्रम जारी किया है, जिसमें NCERT के चैप्टर वाइज हम कंटेंट कवर कर रहे हैं। उसमें चैप्टर 1 और 2 हमने कवर कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो कि क्लास 6 का है उसको शुरू करेंगे और इसको कंप्लीट रूप से एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, ताकि आपकी कंप्लीट पकड़ हिस्ट्री पर बन पाए। मेरा लक्ष्य यही है। चलते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 जो कि भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी भोजन लोगों ने भोजन संग्रह से लेके उत्पादन करना शुरू कर दिया। पहले इकट्ठा करते थे, गैदरिंग, अब फिर ग्रोइंग, गैदरिंग टू ग्रोइंग। आपने देखा होगा कि पहले लोग इकट्ठा करते थे, फल फूल जंगली जीवन जीवन व्यतीत किया करते थे। बाद में लोगों ने अस्थायी जीवन शुरू कर दिया। इसी टॉपिक पर प्रश्न बनाए गए हैं। उसमें सबसे पहले है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया। आपके ऑप्शन है गाय, बकरी, कुत्ता, बैल। सबसे पहले जो पालतू बनाने वाला जानवर था वह था कुत्ता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहले कुत्ता को मनुष्य ने पालतू बनाया, क्योंकि कुत्ता को वफादार समझा गया है। वफादार उसको बोलते हैं जो कि आपके काम को सराहना करता है और आने वाले समय में आपका साथ भी देता है। तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया। बाद में मनुष्य ने भेड़ एवं बकरी को भी पालतू बनाया और भी जानवर इस क्रम में आगे बढ़ते गए। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिलता है। अब बताया गया किन स्थान पर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे यानी पुरातत्वविद थे उनको पहले लगा कि कृषक लोग जो थे कृषक थे यानी किसान थे, या नहीं तो पशुपालक थे, जानवरों को पालने वाले थे। तो आपके ऑप्शंस में देखिए कुछ टॉपिक दे जगह का नाम दिया हुआ है। पेयमपल्ली, हल्लूर, महागढ़ा, गुल्फ कराल और बुर्जहोम। ये सभी जगह जो आप देख रहे हो ना, चाहे पय्यमपल्ली हो, चाहे हल्लूर हो, चाहे महागढ़ा हो, या गुल्फ कलार हो, या बुर्जहोम हो, इन सभी जगहों पे कृषकों और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो कृषक और पशुपालक दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है 1, 2, 3, 4, 5, ये पाँचों जगह इसके सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखना है कि सूची 1 में क्या है, पुरा स्थल यानी उस पुराने ज़माने की जगह और उनकी अवस्थिति कहाँ है, यानी वर्तमान में उसकी स्थिति किस प्रदेश में है या किस क्षेत्र में है, इसको जानना है। पहले बात करेंगे मेहरगढ़ की। तो मेहरगढ़ आपको बता दूं यह पाकिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान में। कोल्डीवा जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। चिरांद जो कि बिहार राज्य में अवस्थित है। गुल्फ कराल यानी जो कि कश्मीर में है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान बताया मैंने, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। यानी यहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, तो गेहूं और जौ के अवशेष पाकिस्तान के बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ वहीं पड़ता है। मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों से अनेक जानवरों के अवशेष भी मिले हैं। यानी अलग अलग स्तर पर जानवर के अवशेष भी मिले हैं, यानी वहाँ पर पशुपालन भी होता था, इसकी भी जानकारी यहाँ से मिली है। जिसमें हिरन और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ और सबसे निचले प्रस्तर से मिली है। यानी हिरन और सुअर वहाँ थे, तभी तो उनकी हड्डियाँ प्राप्त हुई। तो इस तरह के साक्ष्य से प्राप्त होता है कि वहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे और खेती बाड़ी में जौ और गेहूँ, गेहूँ और जौ याद रखिएगा। उनके बाद भेड़ बकरियों के भी अस्थियाँ मिली हैं। इसके बाद अन्य जानवरों की अस्थियाँ वहाँ पर प्राप्त हुई। इसका मतलब है कि ये लोग मवेशी पालने लगे थे। इतनी जानकारी आप ध्यान में रखें। कोल्डीवा जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में अवस्थित है, यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से इतना ध्यान रखिए। और चिरांद की बात करें जो कि वर्तमान में आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है, यहाँ से गेहूँ और चने, हरे चने, जौ, भैंस, बैल इत्यादि के अवशेष मिले हैं। यानी यहाँ के लोग भी वह पशुपालन और खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व थे, यानी संलग्न थे। गुल्फ कराल की बात करें, यह आधुनिक कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ से गेहूँ और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गेहूँ और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गुल्फ कराल आधुनिक कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ से गेहूँ और दलहन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है, महागढ़ा के सामने उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। यानी अब देखिए, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो कौन सा जगह यानी पुरातात्विक स्थल और किस वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है, इससे मिलान करने वाली बात। महागढ़ा उत्तर प्रदेश, यह बिल्कुल सही मिला हुआ है।
बुर्ज होम जो कि कश्मीर, यह भी सामने जो मिला हुआ सही है। हल्लूर आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, एक्चुअली यह कर्नाटक में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 तो गलत है। पय्यमपल्ली यह जो तेलंगाना लिखा हुआ है, यह भी आंध्र प्रदेश में ही वर्तमान जो 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें आप देखेंगे यह भी आंध्र प्रदेश में ही लिखाया गया है। यानी पय्यमपल्ली और हल्लूर इन दोनों को आंध्र प्रदेश में दिखाया गया। एक्चुअली हल्लूर कर्नाटक में है और पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से इसका ऑप्शन जो बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4 जो है वह गलत मिलान किए गए हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक बार इसको विस्तार से और भी समझते हैं। महागढ़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यह इस पुरास्थल पर चावल और मवेशी आई मीन मिट्टी पर खूर के निशान, खूर एक्चुअली जानवरों के पैर को हम खूर बोलते हैं, और उनके निशान प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि उस ज़माने में वहाँ पे जानवर भी पाले जाते थे, यानी पशुपालन भी होता था, उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और बुर्ज होम की बात करें, यह वर्तमान में कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ से गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी होने के साक्ष्य मिले हैं। हल्लूर वर्तमान में कर्नाटक में अवस्थित है। यहाँ से पुरातत्वविदों को ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर के साक्ष्य मिले हैं। जबकि पय्यमपल्ली जो कि तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हल्लूर कर्नाटक और पय्यमपल्ली तमिलनाडु। हल्लूर जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और पय्यमपल्ली जो तमिलनाडु में अवस्थित है। यह जबकि दोनों पुरास्थल एनसीईआरटी क्लास 6 में जो बताया था मैंने, पुरास्थल आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति जो है वर्तमान में पय्यमपल्ली तमिलनाडु में है और हल्लूर कर्नाटक में है। तो इतना ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बुर्ज होम एक्चुअली कश्मीर में पड़ता है और वहाँ पर अधिक ठंड पड़ती है, तो वहाँ लोग ठंड से बचने के लिए ज़मीन के नीचे गड्ढा बना करके घर बनाया करते हैं, जिसको गर्तवास बोलते हैं। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यहाँ से लोग झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने के लिए जगह मिलती हैं। हाँ बिल्कुल सही, यह भी स्टेटमेंट सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके पीछे लॉजिक समझें तो झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों जगह आग जलाने की जगह होती थी। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते रहे होंगे, इसलिए ठंड से उन्हें सुरक्षा मिलती रही होगी। और इनमें नीचे उतरने के लिए उन्हें सीढ़ी बनवाया गया होता है, ताकि उस सीढ़ी के आधार पर वह नीचे उतरे और उनको घर में प्रवेश करने में सहूलियत हो और ठंड से रक्षा मिल पाए। तो इस तरह से इनको गर्तवास के नाम से हम जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नवपाषाण युग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। यही स्टेटमेंट सही नहीं है, यही स्टेटमेंट सही नहीं है, याद रखिएगा यह स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, इस काल के औजार की धार को अत्यधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश लगाई जाती थी। यह कथन सही है कि उनके धार को शार्प करने के लिए उस पर पॉलिश लगाई जाती थी। इस युग में वनस्पतियों, तीसरा स्टेटमेंट, इस युग में वनस्पतियों और अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग होने लगा था। आज आप जानते होंगे कि गांव में पहले जो है मसाला कूटने के लिए या किसी चावल या अनाज को उनसे छिलकों से अलग करने के लिए इस तरह के मूसल और उखल का प्रयोग किया जाता था। आज भी मसाला कूटने के लिए लोग प्रयोग करते हैं, तो ऐसा उपकरण लोग प्रयोग में लाया करते थे। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। मिट्टी के बर्तनों पर लोग डिजाइन बनाना शुरू कर दिए थे। इस तरह से आप देखें तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। गलत पूछा गया है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी इस काल में पूरा पाषाणिक औजार का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। यह एक गलत स्टेटमेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वें प्रश्न की ओर है, नवपाषाण काल के लोग, अब कथन और कारण से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। नवपाषाण काल के लोग कपड़ा बुनना शुरू कर दिए थे, जबकि कारण के रूप में बताया गया है कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। इसका आंसर जो होगा, दोनों अलग अलग चीज़ है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का जो संपर्क है इसमें, चूँकि कपड़ा बुनने लगे थे, इसका मतलब कपड़ा के लिए जो रॉ मटेरियल कच्चा माल है वह कपास उपलब्ध होना चाहिए। कपास होगा तो उसे धागा बनेगी, धागा बनेगी तो फिर कपड़ा बुनाई होगा। यानी कथन और कारण दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से व्याख्या को भी समझ सकते हैं आप एक बार। नवपाषाण काल में मनुष्य ने कपड़े बुनना सीख लिया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाने में
अब मनुष्य सक्षम हो गया था, यानी उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल हो गया, और जिसके कारण से लोग उस कपास से धागा और धागा से कपड़ा बुनने में सक्षम हो गए। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? आपके पास ऑप्शन में 4 दर्रा दिखाया गया है। बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा और कराकोरम दर्रा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बोलन दर्रा। मेहरगढ़ किरथार की पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के समीप एक हरा भरा समतल स्थान है। हरा भरा समतल स्थान का मतलब यह हुआ कि वहाँ पर हरियाली, पेड़ पौधे विकसित हैं, घास के मैदान विकसित हैं। ये वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ते हैं। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ईरान जाने के लिए एक प्रॉपर एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में इसको समझा जाता है। बोलन दर्रा ईरान जाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग भी है। तो आपका प्रश्न था कि मेहरगढ़ किस दर्रे के निकट स्थित है, तो वह निकट स्थित है बोलन दर्रा के, ऑप्शन नंबर 1 जो कि सही है। प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। मेहरगढ़ से प्रश्न संख्या 9 पर थे हम लोग कि मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। यह कारण कथन दिया हुआ है, और जबकि कारण मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चूँकि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। मृत्यु के बाद सामान्यतः लोगों को जो है मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। आज भी आपने देखा होगा मरने के बाद सिंपैथी जनरेट करते हैं लोग। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए इस कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ से ऐसी कब्रें मिली है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही होगा, जो कि कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 10, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? अब प्रश्न क्या है कि जो कब्र के साथ दफनाया गया आपने देखा, तो भाई किस जानवर को दफनाया गया था? पालतू जानवर। अभी आपने देखा था कि सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया, उसके बाद भेड़ बकरी को पालतू बनाया गया। इसका सही जवाब होगा बकरी, ऑप्शन नंबर ए। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। यहाँ से लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। ऐसा मानना था कि पूर्ण जीवन प्राप्त करेंगे तो उनको खाने की चीज़ें उनके साथ दी जाए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस में कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? अब आपके पास कुछ पुरास्थल के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र की घाटी में कौन सी पहाड़ी अवस्थित है। आपके ऑप्शन है मेहरगढ़, हल्लूर, गुल्फ कराल, दाऊजली हेडिंग। इसका सही जवाब होगा दाऊजली हेडिंग। दाऊजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते पर ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से काष्ठाश्म के औजार और बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यह काष्ठाश्म एक्चुअली यह प्राचीन लकड़ी को कहते हैं जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, यानी यह इतनी मजबूत होती हैं, लकड़ी होने के बावजूद भी इसमें इतनी सख्त होती हैं कि वह पत्थर के बराबर मजबूत हो जाती हैं। यहाँ से मूसल और खरल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, यानी वहाँ से जो मूसल और खरल यूजुअली जब मजबूत चीज़ों के बनाए जाते हैं तो इनके लिए बनाते हैं। यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। आपको एक बात और बताऊं कि दाऊजली हेडिंग से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है। पुरातत्वविदों का मानना था कि यहाँ से संभवतः पत्थर यह चीन से आया होगा, यानी यह चूँकि आसपास में जो क्षेत्र है उन्हीं जगह से प्राप्त किया गया होगा, ऐसा संभावना लोग पुरातत्वविदों ने व्यक्त किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चातक युग पुरास्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके स्टेटमेंट हैं। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से चाताल युग तुर्की में है। दूसरा, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। इस तरह से कुछ नाम जो हैं आपको ध्यान रखना है, तो इसके बारे में कुछ विचार व्यक्त करने हैं आपको कि आखिरकार ये विचार सही हैं या गलत हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। चूँकि हमारे यहाँ सभी चीज़ें पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं थी, जो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी तो वह बाहर से मंगवाई गई, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले? चौकोर और आयताकार यानी घर जो बने थे वह चौकोर बने थे, स्क्वायर शेप के या रेक्टेंगुलर शेप के। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुई। मेहरगढ़ से
प्राप्त हुई थी, राइट है ना। आपके ऑप्शन है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इन इलाकों में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालन करना सीखा था। मेहरगढ़ से ही चौकोर और आयताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। प्रत्येक घर में कम से कम 4 घर हुआ करते थे, जिसमें कुछ भंडारण के लिए घर हुआ करता था और कुछ ऐसे ही। याद रखना है आपको, कुछ जगह जो है यानी जो आपने सुना कि वह जगह जो तो यह जो मेहरगढ़ से ही चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, उसमें कुछ भंडारण के काम आते होंगे, ऐसी बात समझी गई है। तो इस तरह से आपके चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 जो आरंभिक नगर। अब धीरे धीरे लोगों ने अस्थायी जीवन व्यतीत करना, पहले घुमंतु थे, घुमंतु से अस्थायी जीवन व्यतीत किया। अब अस्थायी जीवन व्यतीत करने के बाद कुछ गांव जो है वह नगर के रूप में विकसित हुए। तो आरंभिक नगर कैसे थे, इन तथ्य को ध्यान में रखिए और इन प्रश्नों को देखने की कोशिश कीजिए। चूँकि एनसीईआरटी में क्रम से दिखाया गया है, इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको समझेंगे तो बखूबी समझ में आएगा और आपके मन मस्तिष्क में छप भी जाएगा। चलते हैं आरंभिक नगर की ओर। आरंभिक नगर से प्रश्न क्या बना। पहला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सोतकाडोर होना चाहिए। तो इसका मतलब आपके ऑप्शन जो हैं इसमें जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे सही जवाब होगा हड़प्पा। हड़प्पा एक्चुअली पुरास्थल की सबसे पहले खोज हुई थी। जो पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, इस नगर की खोज, एक्चुअली एक नगरीय सभ्यता है। आप क्लास 12 में भी पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन आप याद कीजिए कि यह सभी पुरास्थलों में से सबसे पहली हैं और यहाँ पर इमारतें और अभी चीज़ें ऐसी मिली हैं जो शहरों में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले खोजा गया नगर जो कोई था तो हड़प्पा था। आप इस प्रश्न के लिए इतना याद रखिए, हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी और सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। और मोहनजोदड़ो उसी में एक दूसरा स्थान है। पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसको सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में समझते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम क्लास 12 में भी पढ़ेंगे, इतना आप याद रखें, इसमें हड़प्पा सही है। हड़प्पा पुरास्थल निम्न में से किस स्थान पर है। हड़प्पा पुरास्थल अब एक्चुअली गुजरात, पंजाब, पंजाब 2 लिखा हुआ है, एक भारत वाला और एक पाकिस्तान वाला, काबुल, अफगानिस्तान। इसका सही जवाब होगा पंजाब, जो कि हड़प्पा वर्तमान में जो पंजाब पाकिस्तान में अवस्थित है उसमें पड़ता है। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। अब आप समझ लीजिए कि ईंट की आवश्यकता हुई तो ईंट कहाँ से मिला, उन खंडहरों से। तो इसे प्राप्त होता है कि एक्चुअली वह एक पुरानी विकसित सभ्यता रही होगी, विकसित नगर रहा होगा और उनमें से इन ईंटों को प्राप्त किया गया था। वह एक रेलवे लाइन निर्माण करने के दौरान, लेकिन प्रश्न पूछा गया था वह कहाँ है, तो वर्तमान में जो पंजाब है वह पाकिस्तान में अवस्थित है, उनमें है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब करा है कौन सा कथन सही नहीं, इस तरह के प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आपके ऑप्शन हैं, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। यह कथन सही है, क्योंकि 2 भागों में बांटा गया था, ऊंचा नगर और नीचा नगर था। एक्चुअली ऊंच शहर और सिटाडेल और एक लोअर टाउन था, जो अमीर लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए। सामान्यतया पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई और पूर्वी भाग बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना हुआ था, यह भी सही है। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले भाग को निचला नगर कहा है, यह भी सही है। इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी, इसका जिक्र कहीं नहीं किया गया है। हाँ, जरूर बताया गया है कि 2 भाग में, ऊंचे भाग और निम्न भाग में बनाए गए थे, बस्तियां बसी थी और एक व्यवस्थित तरीके से बसी हुई थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर अमीर लोग ऊंच जगह पर रहा करते थे और जो निम्न लोग थे उनको निचला नगर में रहने का अवसर मिला था। इस तरह की चर्चाएं उस बुक के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ ऑप्शन ए, बी, सी सही स्टेटमेंट है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है गलत स्टेटमेंट क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 4, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
आज जो हम स्विमिंग पूल की बात करते हैं वैसा ही कुछ उस समय भी था, महान स्नानागार बनाया गया था। अब इसका ऑप्शन है, कहते कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, बिल्कुल सही जवाब। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। आज भी हम देखते हैं कि घर पे सीलन ना आए उसके लिए हम चारकोल का लेप लगा देते हैं, क्योंकि वह बाहर के सीलन को भीतर इंटर करने नहीं देता है। तीसरा, इनमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, यह भी सही बात है। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे ताकि आप कपड़ा बदल पाएँ, क्योंकि आपने देखा होगा चेंजिंग रूम इस तरह से कुछ बनाए गए हैं। इनमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि वह सिंधु नदी से जोड़ा जाए। अब देखिए यह स्टेटमेंट डी गलत है, क्योंकि इस स्नानागार को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, न कि सिंधु नदी से। तो इसका के बाद खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ पर नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करने के लिए आया करते थे। जो लोग थे वहाँ के कुछ खास ओकेजन पे ही इसमें स्नान करने आया करते थे, इसलिए उसका संपर्क सिंधु नदी से नहीं था, जबकि किसी तालाब से पानी मतलब कुएं से पानी भरा जाता था ओकेजन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन जो गलत पूछा गया है इसलिए इसका आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्नि कुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। इसका ऑप्शन 1, 2 यानी दोनों स्टेटमेंट सही मिले हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और 2 यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। हड़प्पा से प्राप्त जो है विभिन्न नगर जैसे कालीबंगा और लोथल, इन दोनों जगह की बात करें तो यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ पर अग्निकुंड का मतलब वहाँ पर ऐसा मान लिया गया कि वहाँ पर यज्ञ संपन्न किए जाते होंगे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साथ में लोथल जैसे कुछ नगरों में स्टोर रूम, स्टोर हाउस बनाए गए। कई जगहों पर मिट्टी के खिलौने में जो मृद भांड जो होते हैं, मिट्टी के बर्तन, जो खिलौने मिट्टी के, इस तरह के भी चीज़ प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, सही कथन था। और दूसरा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भंडार गृह मिले हैं, यह भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन हैं सिंध, गुजरात, सिंध एक्चुअली पाकिस्तान में है, गुजरात भारत में, राजस्थान भारत में, हरियाणा भारत में, पंजाब भारत में भी और पाकिस्तान में भी है। अब यहाँ पर भारत दिया हुआ है, तो आपके ऑप्शन डी होंगे 1, 2, 3, 4, 5। क्यों? क्योंकि हड़प्पा नगर आधुनिक पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। एक्चुअली आप इसको समझने के लिए एक बार इसकी चौहद्दी को समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऊपर कश्मीर है, नॉर्थ में कश्मीर है। साउथ की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश तक है। ईस्ट की बात करें, साउथ में एक्चुअली महाराष्ट्र तक है, साउथ में महाराष्ट्र तक है। ईस्ट में आप इसको ध्यान से समझिएगा, ईस्ट में जो पूरब में वह उत्तर प्रदेश आई मीन मेरठ तक फैला हुआ है, और पश्चिम में जो पाकिस्तान का इलाका है बलूचिस्तान, वहाँ तक फैला। शुद्ध कांगे डोर आप याद रखिएगा। यानी इसका जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट समझ में आया, एक बार फिर से बता दूं। एक्चुअली इसको क्लास 12 में हम कवर करेंगे भी, लेकिन फिर से समझ लिए एक ब्रीफ में। नॉर्दर्न पार्ट जम्मू कश्मीर में मांदा एक जगह है, वहाँ तक फैलाव है। और दक्षिणी हिस्से में साउथ की अगर बात करें तो साउथ में कंप्लीट साउथ नहीं, लेकिन महाराष्ट्र का जो इलाका है, महाराष्ट्र दाइमाबाद, वहाँ तक फैला हुआ है। और राइट में अगर पूरब की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ, मेरठ तक फैला हुआ है। और जो पश्चिम की बात करें अगर, है ना, तो पश्चिम में पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ है, यानी वहाँ पर शुद्ध कांगेडोर नामक जगह है, वहाँ अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ है। तो इस तरह से इसकी चौहद्दी को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर है। हड़प्पा सभ्यता के घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप देखिए इसका जो है, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो, और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इसका जो सही ऑप्शन है वह, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि सही सफाई आसानी हो। यह सही नहीं है, क्योंकि सभी नाले कवर्ड थे, लेकिन जगह जगह पर जंक्शन बनाया गया था जहाँ पर नालों की सफाई की जाए। वहाँ पर हौदी बनाई गई थी ताकि उन पर पूरा कचरा इकट्ठा हो और वहाँ से उठा करके सफाई की जाए। ऐसा आप क्लास 12 की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें भी आपको विस्तार से समझने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था।
लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। आपके जो ऑप्शन हैं आप देखिए एक बार, इसमें केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 1, 2 और 3 इस तरह से दिए गए हैं। इसका जो सही जवाब होगा वह, इसका सही जवाब एक्चुअली जो पूछा गया हड़प्पा जीवन के, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जवाब होगा नगर के शासक वर्ग नगर की खास इमारतें और बनाने की योजना तैयार करता था। यानी वहाँ पर दो तरह के शहर, यानी वो एक विकसित सभ्यता थी, इसलिए आप अंदाजे लगाइए जब विकसित होगी इसका मतलब वहाँ वेल प्लान मैनर में सभी कार्य किए जाते रहे होंगे। तो पहला ऑप्शन भी सही है। तो लिपिक और शिल्पकार की भी नगर में रहा करते थे, बिल्कुल सही बात है। शासक और नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, तो यह भी सही बात है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। अभी आपने भी देखा हुआ था ऐसा प्रश्न। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। आपके ऑप्शन रिपीटेड हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमने प्रीवियस टॉपिक में इसको डिफाइन किया था, इसलिए इसका ऑप्शन सही है ए। अगले प्रश्न की ओर है कि ये भी प्रश्न रिपीटेड है। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र के किस पालतू जानवर को मृत से दफनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा बकरी। अगला 9th प्रश्न, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मानक मनकों के निर्माण, मनक मतलब मिट्टी के बर्तन के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब मनकों के निर्माण के लिए कार्निलियन पत्थरों का उपयोग किया गया था। अब एक बात ध्यान रखिए, तो हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चार्ट पत्थर का प्रयोग किया गया था, न कि चूना पत्थर का। शायद आपको पता हो, बहुमूल्य पत्थर और धातु को तौलने के लिए बनाया जाता था। इस तरह की चीज़ जो है वह जो अधिक बहुमूल्य चीज़ें हैं उनको तौलने के लिए की जाती थी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहनने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई हैं? इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। वह क्या हुआ? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी हुई मूर्ति मिली है, उसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो मोहनजोदड़ो से ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर है। हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके कथन हैं सोना एवं चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे, तांबे और कांसे के केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे, मुहर बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जाता था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 और 3 सही है। यानी सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे, बिल्कुल सही बात है। और मुहर के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 2 वाला ऑप्शन सही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न सूती का 12वां प्रश्न, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अभी आपने देखा कि सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हैं वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 स्थल ऐसे थे, पुरातात्विक स्थल, जिसकी खुदाई जो है यानी इसकी खोज पहले तो हड़प्पा की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा और 1921 ईस्वी में, और मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। ये 2 महत्वपूर्ण जगह थे जिनकी खोज क्रमशः की गई थी। अब इसके बारे में एक और समझिए। प्रश्न संख्या 13 की ओर। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, मेहरगढ़ के कपास की खेती होती थी। यह कथन बी, ए और दोनों सही है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, क्योंकि मेहरगढ़ अलग है और हड़प्पा अलग है। याद रखिएगा। तो इस तरह से दोनों का संबंध, दोनों सही स्टेटमेंट है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 14। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही जवाब होगा लाल रंग के बर्तन, लाल रंग के कलर किए गए थे। इन बर्तनों पर के ऊपरी हिस्से पर लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और नीचे हिस्से पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी, यानी लाल और काले रंग का मिश्रण था। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 15 की ओर। हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ की प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। आप याद रखिए, इस काल में फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, जबकि फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था और शंख पत्थर जो है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे। इतना ध्यान में आप रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर। अब आपको कुछ मिलान करना है। आयातित वस्तुएं और स्थान, कुछ चीज़ें कहाँ से आयातित की जाती थी इसको ध्यान रखना है। जैसे तांबा
तांबा जो राजस्थान से प्राप्त की जाती थी, टीन टीन जो कि अफ़गानिस्तान से प्राप्त की जाती थी, सोना जो कि कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर जो कि गुजरात से प्राप्त हुआ था। यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही है, और इसको मिलान करने के लिए अब ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसके विस्तार की बात करें तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे, जबकि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। इस काल में टीन का आयात जो वर्तमान में आधुनिक ईरान है और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। यहाँ से सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, यहाँ रखिएगा सोना जो है आधुनिक कर्नाटक से, वर्तमान बहुमूल्य पत्थर जो हैं वह गुजरात से, ईरान से और अफ़गानिस्तान से आया करता था। तो इतना ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ों का आयात बाहर से मंगवाया जाता था। अगले प्रश्न की ओर हैं। हड़प्पा काल के गाँव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, कृषक और चरवाहे गाँव में रहते थे। दूसरा, हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग समय की बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होता था। इस तरह से आपके स्टेटमेंट दिख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? क्योंकि लोग नगरों के अलावा, याद रखिए थोड़ा सा, गांव में भी रहा करते थे। क्योंकि सभी लोग नगर में रह जाएंगे ऐसा संभव नहीं है। इसमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग खाने का सामान शासकों, लेखकों और दस्तकारों को दिया करते थे। यानी आज भी हम देखते हैं कि अगर किसान नहीं हो तो हमारे लिए जो खाने की चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, इसलिए किसानों का होना बहुत ज़रूरी है। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों इत्यादि उगाते थे। हल का प्रयोग जुताई के लिए किया जाता था। एक बहुत नई बात थी, यानी मिट्टी कैसे कोड़ी जाए। ये हल जो लकड़ी के बने होते थे, यानी आप ध्यान रखें उस समय मिट्टी के कोड़ने के लिए एक हल का प्रयोग किया गया था। बस जो आज हम देखते हैं, आज उसका रूप ट्रैक्टर ने ले लिया है। तो मॉडर्न फार्म ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण सब चीज़ बदल गई हैं। तो लेकिन हम लोग इतिहास की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। आज हम देखते हैं जो पंपिंग सेट हैं। तो इस तरह से क्या है, जब नए नए तरकीब अपनाए गए, जिसके कारण से खेती में परिवर्तन देखने को मिला था। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। प्रश्न संख्या 18, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है। तो ये क्या है, हड़प्पा स्थल और जिस नदी पर अवस्थित है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, इनसे प्रश्न बनते ही हैं। इस तरह के प्रश्न को ध्यान रखिएगा। हड़प्पा जो है वह एक रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे बसा। लोथल भोगवा, यह जो सामने सामने जो लिखा हुआ बिल्कुल सही है, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। याद रखिएगा, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, जबकि लोथल साबरमती की सहायक भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इतना ध्यान रखिएगा। साबरमती की जो सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, भोगवा नदी उन नदी के किनारे अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 20 की ओर। हड़प्पाकालीन नगरों दो भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा हुआ था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी। इसका सही जवाब होगा, ये सभी जो नाम देख रहे हो आप हड़प्पाकालीन स्थल थे। इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। भारतीय उपमहाद्वीप का जो चौथा विशालतम और भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन नगर है। यह 2 भागों में अवस्थित है। यह जो नगर धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है, जबकि आप इसको समझें तो इसके एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई हैं, जहाँ इसमें प्रवेश के लिए एक प्रवेश द्वार भी है। सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक खुला मैदान था। और एक बात और भी ध्यान रखिए, पत्थरों पर खुदा गया, यानी एक अभिलेख जैसी चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं। यह एक तरह से आमतौर पर आप देखें तो एक विशेष टाइप की एक अद्भुत कृति थी जो उस समय पाई गई। तो कुल मिलाकर के ये सब जानकारी आप इसको ध्यान में भी रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 21 की ओर। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आप ध्यान रखें, जहाँ से पत्थर, शंख, धातु से बनाई गई चीज़ें आदि प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से याद रखना है कि गुजरात, लोथल कहाँ है? गुजरात में। आप ध्यान रखेंगे। लोथल नगर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब लोथल के बारे में कुछ कथन सही नहीं सो बताया गया है। आपके ऑप्शन है, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बस। अभी आपने देखा जो साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी है भोगवा, उन नदी किनारे बसा हुआ है। जबकि आपके ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन गलत दे रखा है, माही नदी किनारे बसा, गलत लिखा हुआ है। यह बंदरगाह था, सही बात है। यह भंडारगृह था, यह भी सही बात है। यहाँ से इमारत मिली है, यह भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो भोगवा नदी है वह साबरमती की एक सहायक नदी है, इसलिए इसका याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 23 की ओर। हड़प्पाकालीन मुद्रा और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुहर का प्रयोग सामान से भरे हुए डिब्बों, थैलों की चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते थे।
शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहरों को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, चूँकि इसमें क्या याद रखना है कि हड़प्पाकालीन मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। आज भी हम देखते हैं सील करना, चपरा से सील कर दिया जाता है ताकि यह पता चले कि जो हम चीज़ भेजे हैं वह सुरक्षित है और हमने यहाँ बंद किया है और चुपचाप सही सलामत वही चीज़ वहाँ मिली है, वह उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। थैलों को बंद करने के बाद उन पर उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर और वह मुहर लगा दी जाती है। मुहर की छाप को मुहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसको अगर टूटी हुई है तो छेड़छाड़ हुआ है, अगर टूटी हुई नहीं है इसका मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, जो आज भी हम लोग प्रयोग में लाते हैं। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 24। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में निम्नलिखित विभिन्न विद्वानों की विभिन्न विभिन्न तर्क हैं, इसके बारे में कुछ ध्यान रखें। पहला ऑप्शन, नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश होना, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। इसका सही जवाब होगा, तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश होना, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। ऐसे एक्चुअली हड़प्पा के पतन के कारण में बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है, क्योंकि जितने लोग उतनी बातें। लेकिन नदियों का सूखना, ईंट पकने के लिए ईंधन की जरूरत होना, मवेशियों एवं पशुओं के लिए बड़े बड़े झुंड चारा की जरूरत होना, जंगलों का विनाश होना, शासकों का नियंत्रण समाप्त होना, ये सभी कारण सम्मिलित हैं। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों में नई बस्तियां बसाकर बस गए थे, जाकर वहां पर बस गए। इससे लगभग 1400 वर्ष के बाद एक नए नगर का विकास हुआ था। तो आप समझ सकते हैं, ये थी इतनी जानकारी इन हड़प्पा वाले टॉपिक आरंभिक नगर से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आ गया हो, और कहीं कुछ कसर भी रह गई हो तो इस टॉपिक पुनः हम क्लास 12th में भी देखेंगे एक बार। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।